एवरीवन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। तो गाइज वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सब्जेक्ट पे है, यानी डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये सिंगल वीडियो आरसीसी का कंप्लीट सिलेबस कवर कराएगी आपको। यकीन मानिए अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस आप नोट करते हैं तो आपको आरसीसी के लिए कहीं और से मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है या आरसीसी सब्जेक्ट को किसी और जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये वीडियो देखो, इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, अराउंड 1 आवर की ये वीडियो है, बट इस वीडियो में आप आरसीसी का कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। सिर्फ 1 घंटे की वीडियो है जिसमें आप आरसीसी को शुरू से अंत तक ख़त्म कर सकते हो। और इस वीडियो को आप अगर पढ़ते हो, यहाँ से आप पढ़ते हो और इन नोट्स को प्रिपेयर करते हो और नोट्स बनाते हो, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें जो एमसीक्यूज़ किए ना मैंने वो सारे सिलेबस वाइज है, मतलब शुरू से एंड की ओर है, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। जैसे ये नहीं है कि पहले एंड के यूनिट्स के एमसीक्यूज़ किए हैं देन बीच वाले के, तो शुरू से जो आरसीसी में स्टार्ट होता है वहाँ से एमसीक्यू शुरू हैं और जैसे आरसीसी ख़त्म होती है वहाँ तक सारे एमसीक्यूज़ हैं। तो जिस यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो सारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो देखिए आप। ये वीडियो लंबी ज़रूर है बट आपके फ़ायदे के लिए, तो ज़रूर देखिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच इंडियन स्टैंडर्ड कोड हैज़ द लाइव और इम्पोज लोड स्पेसिफाइज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड कौन सा है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स के लिए लोड्स की कैलकुलेशन या स्पेसिफिकेशन बताता है। तो IS 875 1987 कोड जो है आरसीसी का वो लोड्स के बारे में स्पेसिफिकेशंस देता है। इसके अलावा याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स और उनके स्पेसिफिकेशंस किस चीज़ को लेके है। जैसे IS 456, जब भी 456 लगेगा यानी ये रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट को लेके है, लेकिन IS 456 2000 आरसीसी का लिमिट स्टेट मेथड से। तो IS 456 1978 ये भी आरसीसी का रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बट वर्किंग स्ट्रेस मेथड से स्पेसिफिकेशंस देता है। IS 800 2007 स्टील डिज़ाइन को लेके है लिमिट स्टेट मेथड से, और IS 800 1984 स्टील डिज़ाइन को है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। IS 1893 जो कोड है वो अर्थक्वेक स्पेसिफिकेशन, मतलब अर्थक्वेक को लेके डिटेल्स देता है, स्पेसिफिकेशंस देता है, डिज़ाइन डिटेल। और IS 875 1987 लोड्स को लेके, और इस कोड के 5 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। याद रखिएगा पार्ट 1 जो है वो डेड लोड के बारे में स्पेसिफिकेशन देता है, पार्ट 2 लाइव लोड और इम्पोज लोड, पार्ट 3 विंड लोड, पार्ट 4 स्नो लोड, पार्ट 5 सेकेंडरी इफेक्ट्स जिसको क्रीप या श्रिंकेज इफेक्ट कहते हैं। देखो इसको याद कैसे रख सकते हैं, IS 875 के 5 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। तो पार्ट 1 सबसे पहले हैवी लोड्स की स्पेसिफिकेशन देता है, देन उससे कम लोड्स हमारे लाइव लोड या इम्पोज लोड्स होते हैं, उससे कम जो हम कंसिडर करते हैं विंड लोड्स होते हैं, उससे कम स्नो लोड और उससे कम जो होते हैं सेकेंडरी इफेक्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गाइज आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द परमिसिबल विड्थ ऑफ क्रैक इन कंक्रीट स्ट्रक्चर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंट कंडीशंस। क्या कह रहा है, IS 456 2000 कोड के तहत अगर मॉडरेट इन्वायरमेंट कंडीशंस है तो उसमें कंक्रीट में परमिसिबल विड्थ ऑफ क्रैक कितनी है। ये सभी जानते हैं 0.2 mm है। देखो गाइज अब इस मॉडरेट इन्वायरमेंट कंडीशंस को लेके कंक्रीट के लिए जितनी भी स्पेसिफिकेशंस IS 456 2000 देता है वो सारे मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो इसलिए ये 60 क्वेश्चंस हैं, थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर होगी बट ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इससे आपकी आरसीसी कंप्लीट हो जाएगी अगर आप जितने भी नोट्स हैं इनके नोट्स को आप अच्छे से समझते हो और खुद से प्रिपेयर करते हो। अब देखिए गाइज इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा आरसीसी में कि 5 तरह की एक्सपोजर कंडीशंस होती है जिसमें हमारा कंक्रीट सब्जेक्टेड हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक्सपोजर कंडीशंस लिखी हैं, यहाँ पे उस कंडीशन में उस कंक्रीट में मिनिमम ग्रेड कितना IS 456 2000 स्पेसिफाइज करता है, और उस कंक्रीट को जो स्टील का कवर है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम विड्थ ऑफ क्रैक कितनी परमिसिबल है। तो देखो 5 कंडीशंस होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीमली सीवर,
कंडीशंस या एक्सपोजर कंडीशंस। माइल्ड में ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20, देन मॉडरेट में M25, सो ऑन M30, M35, M40। तो इसको आप सिक्वेंटल मैनर में याद रख सकते हो कि माइल्ड के लिए M20 है, देन हर एक के लिए 5 बढ़ता है, तो 25, 30, 35, 40। मिनिमम कवर अगर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशंस है तो उसमें मिनिमम कवर स्टील को 20 mm मिलता है, मॉडरेट में 30 mm, सीवर में 45, वेरी सीवर में 50 mm, एक्सट्रीमली में 75। और परमिजिबल विड्थ ऑफ क्रैक माइल्ड और मॉडरेट के लिए 0.2 mm होती है। उसके बाद बाकी जो 3 कंडीशन है सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीमली, इनके लिए 0.1 mm। इसके अलावा कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि IS 456-2000 माइल्ड एक्सपोजर कंडीशंस के लिए मिनिमम कंटेंट ऑफ सीमेंट 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट में कितना स्पेसिफाइड करता है। तो ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो लंबी होगी, आप कंप्लीट वीडियो देखिए, आपका RCC का पूरा सिलेबस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the basic span depth ratio specified in the code for control of deflection limit state in the structural concrete members for continuous beam? क्या कह रहा है, स्पैन और डेप्थ का रेशियो कितना स्पेसिफाइड है ताकि हमारी जो डिफ्लेक्शन है वो कंट्रोल हो। अब देखो RCC स्ट्रक्चर्स में डिफ्लेक्शन को कौन कंट्रोल करता है, स्पैन और डेप्थ का रेशियो। तो वही बोला स्पैन डेप्थ का रेशियो क्या होगा कॉन्टिन्यूस बीम में। कॉन्टिन्यूस बीम में 26 होता है। देखो कैंटिलीवर बीम हो तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल लिमिट के लिए कोड बताता है स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो 7 होना चाहिए। सिंपली सपोर्टेड के लिए स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ 20 होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूस बीम के लिए स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो 26 होना चाहिए। देखो गाइज, अभी हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए और ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ आपके यहाँ पे 20+ क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो सोचिए अगर 60 क्वेश्चन आप ऐसे ही सीक्वेंटल मैनर में पढ़ते हो तो आपका RCC का कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फैक्टर लोड एट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड कॉम्बिनेशंस अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 आर। देखो यहाँ पे भी आपके 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा। कह रहा है फैक्टर लोड। फैक्टर लोड क्या होता है, जब वर्किंग लोड को हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में। तो फैक्टर लोड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में पूछ रहा है। तो लिमिट स्टेट मेथड में 2 कंडीशंस होती है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो इसमें कह रहा है कि डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो IS 456-2000 के मुताबिक इनके लिए जो फैक्टर लोड है वो क्या होगा। तो देखो फैक्टर लोड के लिए 1.2 से डेड लोड को भी, लाइव लोड को भी, विंड लोड को भी मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए आप ये टेबल ध्यान से देखिए, इसको समझिए। देखो लोड कम्बिनेशंस, उसके बाद लिमिट स्टेट मेथड में 2 स्टेट्स होती है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। और लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड। अगर लोड कम्बिनेशन में हम डेड लोड और लाइव लोड को ही ले रहे हैं, ठीक है, विंड लोड कंसीडर ही नहीं किया, तो उस वक्त लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है 1.5, मतलब अगर हमें फैक्टर लोड निकालना है तो 1.5 इंटू डेड लोड प्लस 1.5 इंटू लाइव लोड। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में फैक्टर लोड हो जाएगा 1 इंटू डेड लोड प्लस 1 इंटू लाइव लोड। और अगर हमारा लोड कम्बिनेशन डेड लोड और विंड लोड है तो उस वक्त लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में मैक्सिमम लोड के लिए 1.5 डेड के साथ और मिनिमम के लिए 0.9 और विंड लोड के लिए 1.5 और सर्विसिबिलिटी में 1। और अगर तीनों कम्बिनेशन से डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड जो हमें क्वेश्चन में पूछा था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, तो इन तीनों में फैक्टर लोड के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई करना है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डेड लोड को 1 से, बाकी को 0.8 से। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज्ड इन प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट इन द प्री टेंशन्ड मेंबर्स। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। क्या कह रहा है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या इस्तेमाल किया जाता है IS 456-2000 के मुताबिक प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट में। देखो प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट 2 तरह के होते हैं, प्री टेंशन्ड और पोस्ट टेंशन्ड। अगर खाली प्री स्ट्रेस्ड पूछता तो इसके लिए मिनिमम ग्रेड M30 होता, बट इसने आगे मेंशन कर दिया प्री टेंशन्ड मेंबर्स के लिए, तो प्री टेंशन मेंबर्स के लिए M40 होता है। तो कुछ मिनिमम ग्रेड IS कोड के मुताबिक देखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिनिमम ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए अगर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट है तो M20 और प्लान सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए M15। मिनिमम ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए अगर कोस्टल एरियाज में यूज़ कर रहे हो तो M30 और मिनिमम ग्रेड प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के लिए M30, प्री टेंशन के लिए जो इसने क्वेश्चन में पूछा था M40 एंड पोस्ट टेंशन के लिए M30 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज। जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है कॉन्क्रीट की एक्चुअल स्ट्रक्चर में कितनी ली जाती है। देखो
हम FCK को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मानते हैं, बट IS 456-2000 के मुताबिक जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट की है वो जो FCK होता है उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मतलब 1.5 से डिवाइड करके लिया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम 0.67 FCK लेते हैं और डिज़ाइन स्ट्रेंथ कंक्रीट की हम कितनी मानते हैं इसका फर्दर 1.5 से डिवाइड करके यानी 0.45 FCK। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए गाइस, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट कैन बी यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ RCCs। क्या कह रहा है कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर हम लेते हैं RCC की डिज़ाइन में तो वो कितनी लेते हैं, देखो वो लेते हैं रिलेशन में हम FCK के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के, तो 0.7 रूट ऑफ FCK। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होती है कि हमें पता नहीं होता कि लिमिट स्टेट मेथड से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या है और वर्किंग स्ट्रेस मेथड से क्या है। लिमिट स्टेट मेथड के मुताबिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होती है 5000 रूट ऑफ FCK और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के मुताबिक ये होती है 5700 रूट ऑफ FCK। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 यही है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होती है 456-1978, तो ये होती है 5700 रूट ऑफ FCK। तो आप भूलिएगा मत, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से 5700 रूट ऑफ FCK और लिमिट स्टेट मेथड से 5000 रूट ऑफ FCK। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम विद FE 415 बार्स इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन इज़। क्या कह रहा है कि जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है बीम के लिए FE 415 अगर बार है और लिमिट स्टेट मेथड से क्या होती है, तो ये होती है 0.48 इंटू D इफेक्टिव डेप्थ। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए गाइस मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिमिट स्टेट मेथड से ये डिपेंड करती है डायरेक्टली ग्रेड ऑफ स्टील पे। अगर FE 250 है जिसको माइल्ड स्टील कहते हैं तो एक्सियो मैक्स मतलब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 0.53 इंटू इफेक्टिव डेप्थ होता है। अगर हमारा HYSD है 415/500 तो FE 415 के लिए 0.48 D, FE 500 के लिए 0.46 D। तो याद रखिएगा माइल्ड स्टील के लिए ज़्यादा होती है 0.53 D। और वहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे। अगर स्टील FE 250 है माइल्ड स्टील है तो इट इज़ इक्वल टू 0.148 FCK BD²। और जैसे हमारा HYSD आता है तो इसकी वैल्यू कम होती है, 415 के लिए 0.138 FCK BD² एंड FE 500 के लिए 0.133 के FCK BD²। FCK क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, D क्या है विड्थ ऑफ बीम एंड D क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द मॉड्यूलर रेशियो M इज गिवन बाय। मॉड्यूलर रेशियो किसके बराबर होता है, देखो मॉड्यूलर रेशियो होता है रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के मुताबिक मॉड्यूलर रेशियो होता है 280/3 सिग्मा CBC। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा। सिग्मा CBC क्या है, परमिजिबल बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपकी स्क्रीन पर, 11 द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। देखो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू है कंक्रीट के लिए वो क्या होती है। देखो सबसे पहले याद रखिएगा एज ऑफ लोडिंग के साथ इसकी वैल्यू कम होती है। इस टेबल में ध्यान दीजिए, 7 दिन के बाद अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट 2.2 होता है, 28 दिन के बाद क्रीप कोफिशिएंट 1.6 होता है और 1 ईयर के बाद 1.1। तो एज ऑफ लोडिंग के साथ क्रीप कोफिशिएंट कम होता है। और याद रखिएगा 7 डेज़ पे 2.2, 28 डेज़ पे 1.6, 1 ईयर पे 1.1 होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपकी स्क्रीन पर, As per IS 456-2000 in the absence of test data, the approximate value of the total shrinkage strength for design may be taken as। क्या कह रहा है, IS 456-2000 के मुताबिक टोटल श्रिंकेज स्ट्रेंथ कंक्रीट में कितनी ली जाती है, तो 0.0003 यानी 0.0003। देखो डायरेक्ट स्ट्रेंथ, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और श्रिंकेज स्ट्रेंथ, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 चीज़ें आपकी क्लियर करता हूँ। देखो श्रिंकेज स्ट्रेंथ होती है 0.0003 और उसके बाद जो हमारी डायरेक्ट स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेंथ कंक्रीट में होती है 0.002। और उसके बाद अगर बात करें हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ कंक्रीट में अप टू फेलियर तक, वो कितनी होती है 0.0035। याद रखिएगा श्रिंकेज स्ट्रेंथ 0.0003, डायरेक्ट स्ट्रेंथ 0.002 और मैक्सिमम स्ट्रेंथ 0.003।
35। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ टेंशन रीइंफोर्समेंट में मतलब स्टील में फेल्यूर पे क्या ली जाती है, ठीक है, वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए या ली जाती है डिज़ाइन में 0.002 प्लस FY अपॉन 1.15 ES। 1.15 क्या है, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है स्टील का। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। देखो गाइज, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये आपको किसी भी बुक में, किसी भी यूट्यूब की वीडियो में ऐसे सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे जिसमें सिलेबस शुरू से लास्ट तक एक सीक्वेंस में चल रहा हो और जिस क्वेश्चन में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो सॉल्व कराए हों। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट में कितनी ली जाती है, मैंने अभी आपको बताया था। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ली जाती है 0.67 FCK। डिज़ाइन स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की 0.45 या 0.445 FCK। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ स्टील की FY, क्योंकि स्टील की स्ट्रेंथ में डेविएशन नहीं होती लैब में और फील्ड में। और डिज़ाइन स्ट्रेंथ स्टील की 0.87 FY। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट और स्टील के लिए क्या होता है, 1.5 एंड 1.15। ये है लिमिट स्टेट मेथड से। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 3 होता था और स्टील के लिए 1.78, वो भी याद रखिएगा। और टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, 0.7 FCK। ये क्वेश्चन हमने पीछे अभी पढ़े। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता क्या है, ये वो स्ट्रेंथ होती है जिसमें 5% से ज़्यादा टेस्ट डेटा या टेस्ट रिजल्ट हमारे फेल ना हो, मतलब 95% से ज़्यादा चांसेस हो कि हमारा जो टेस्ट डेटा है वो सक्सेसफुल हो, तो उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो देखिए FM इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। तो यहाँ पे FM टारगेट मीन स्ट्रेंथ होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मैन रीइंफोर्समेंट इन RCC स्लैब शैल नॉट बी मोर देन। देखो हमारे जो स्लैब्स होते हैं ना, ठीक है, RCC के 1 वे स्लैब हो गया, 2 वे स्लैब हो गया, उसमें जो मेन रीइंफोर्समेंट होती है उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कभी भी किस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो कभी भी 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ स्लैब्स को लेके। स्लैब में 2 तरह का स्टील पड़ता है, अगर 1 वे हो, मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, और 2 वे में दोनों स्पैन्स पे मेन स्टील पड़ता है। और 1 वे स्लैब कौन सा होता है, जिसका रेशियो 2 या 2 से ज़्यादा हो, लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाई शॉर्टर स्पैन, और 2 से कम हो तो वो होता है हमारा 2 वे स्लैब। तो देखो मेन स्टील में स्पेसिंग क्या होती है, मिनिमम स्पेसिंग इन 2 वैल्यू में से ज़्यादा ली जाती है। एक तो जो 2 मेन स्टील के बार्स हैं वो 300 mm स्पेसिंग से ज़्यादा दूरी पे नहीं होनी चाहिए, और दूसरा 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। और वहीं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में 5 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ली जाती है, और 450 mm। इसके बाद AST मिनिमम, मतलब मिनिमम एरिया ऑफ स्टील स्लैब में कितना होना चाहिए, डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे। अगर Fe 250 है, माइल्ड स्टील है, तो 0.15% BD, और अगर HVSD है यानी 415 और 500 है तो 0.12% ऑफ BD। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में AST कितना प्रोवाइड किया जाता है, जितना AST मिनिमम होता है मेन स्टील में, यानी Fe 250 के लिए 0.15% ऑफ BD, HVSD के लिए 0.12% ऑफ BD। देखो मैं थोड़ा तेज़ करा रहा हूँ, मैं जानता हूँ, बट गाइस बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो एक वीडियो में कवर करना बहुत टफ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सिंगल वीडियो में आपकी कंप्लीट RCC में कवर करा दूँ। अब बीम स्लैब्स के बारे में पढ़ा, बीम्स के बारे में देखिए। बीम्स में भी 2 तरह का स्टील होते हैं, एक मेन लॉन्गिट्यूशनल स्टील और दूसरे स्टीरप्स, जिनको वर्टिकल बार्स कहा जाता है। लॉन्गिट्यूशनल स्टील में AST मिनिमम कितना बताता है, IS 456-2000 0.85 B इंटू कैपिटल D, मतलब डेप्थ ऑफ बीम डिवाइडेड बाई FY, और AST मैक्सिमम 4% ऑफ BD 0.04 BD, इन दोनों के बीच में AST प्रोवाइडेड होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में दिखेंगे ही दिखेंगे, किसी भी एग्जाम्स में, जैसे बीम स्लैब कॉलम्स को लेके मिनिमम मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील। और अगर स्टीरप्स हैं तो स्टीरप्स में हम डाई ऑफ बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स इज इक्वल टू 0.87 FY एरिया ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट डिवाइडेड बाई 0.4 B। तो स्पेसिंग मेन बार्स की देखो ली जाती है 2 वैल्यू में से बड़ी, नीचे 2 ऑप्शन हैं इन दोनों में से बड़ी। एक डाई ऑफ मेन बार, ठीक है, अगर आप 2 अलग अलग साइज़ का स्टील यूज़ कर रहे हो तो डाया लार्जेस्ट बार का, दूसरा नॉमिनल साइज़ ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। मान लो आप 20 mm की एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो प्लस 5 mm 25 mm, तो 25 mm, और अगर आप 20 mm का बार यूज़ कर रहे हो तो आप 25 mm स्पेसिंग दोगे। तो उसके बाद स्पेसिंग वर्टिकल स्टीरप्स की
ली जाती है, इन तीनों में से मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है वो इन तीनों में से लीस्ट ली जाती है, मतलब इन तीनों में से सबसे कम जो वैल्यू आए वो स्पेसिंग ली जाती है। एक 0.75 इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, एक 300 mm और एक मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट के फॉर्मूला से जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। अब बात करते हैं कॉलम्स की। देखो कॉलम्स में भी हमारा मेन स्टील होता है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्स स्टील्स होता है जिसमें लेटरल टाइज और स्पाइरल रीइंफोर्समेंट आता है। मेन स्टील का जो मैक्सिमम एरिया होता है IS 456-2000 के मुताबिक 6% ऑफ BD, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बीम, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल, और मिनिमम होता है 0.8% ऑफ BD। उसके बाद देखिए याद रखिएगा मिनिमम नंबर ऑफ बार्स मेन स्टील, ठीक है, कॉलम्स में कितनी होती है। अगर रेक्टेंगुलर है तो मिनिमम स्टील 4 बार्स होने चाहिए हर कॉर्नर पे, स्क्वायर में भी 4, सर्कुलर में 6, हेक्सागोनल में भी 6। और अगर हम लेटरल टाइज जो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो डाया होता है वो लिया जाता है इन 2 वैल्यू में से बड़ा, मतलब डाया ऑफ लेटरल टाइज इज टेकन एज ग्रेटर ऑफ द बिलो 2। एक 6 mm से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। दूसरा जो आप लार्जेस्ट बार यूज़ कर रहे हो डिवाइडेड बाई 4, इन 2 में से जो बड़ी वैल्यू आएगी वो आप एज ए लेटरल टाइज यूज़ करोगे, और यही अप्लाई होता है हेलिकल रीइंफोर्समेंट के केस में। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो वीडियो में सब कुछ। हाँ चलिए देखिए जो कॉलम्स होते हैं हमारे 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। अगर रेशियो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम का लीस्ट लेटरल डायमेंशन 12 के बराबर या 12 से कम हो तो वो शॉर्ट कॉलम होता है, और वही अगर यही रेशियो 12 से ज़्यादा हो तो लॉन्ग कॉलम। अब ध्यान दीजिएगा इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। इफेक्टिव लेंथ कॉलम की वो लेंथ होती है जो बकलिंग में पार्टिसिपेट करती है, मतलब लेंथ विच टेक्स पार्ट इन बकलिंग। ये डिपेंड करती है एंड कंडीशंस ऑफ कॉलम पे। और लीस्ट लेटरल डायमेंशन कॉलम की क्या है, मान लो आपका कॉलम रेक्टेंगल में है 200/300 mm, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन 200 mm होती है। तो अगर ये रेशियो 12 से कम या 12 के बराबर हो तो शॉर्ट कॉलम, 12 से ज़्यादा हो तो लॉन्ग कॉलम। अगर यही रेशियो 3 के बराबर या 3 से कम हो तो उसको पेडिस्टल कहते हैं, कॉलम नहीं कहते। इसके बाद देखिए जो मेन स्टील होता है टेंशन में Fe 250 HVST के मुताबिक, ये हमने पीछे पढ़ा बीम्स में। तो इसके बाद पिच, मतलब स्पेसिंग क्या होती है लेटरल टाइज की, जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है लेटरल टाइज की, वो इन 3 वैल्यू में से जो सबसे कम आए उसको अडॉप्ट किया जाता है। पहला लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दूसरा 16 टाइम्स डाया ऑफ स्मॉलर मेन बार, और तीसरा 300 mm। और वही अगर हेलिकल रीइंफोर्समेंट हो तो इसमें भी ये 2 फॉर्मूले, 2 वैल्यूज़ हैं, इनमें से लीस्ट वैल्यू को पिच या स्पेसिंग माना जाता है। 75 mm डाया ऑफ कोर अप टू सेंटर ऑफ हेलिक्स डिवाइडेड बाई 6। देखो यहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनेगी, तो इसलिए मैंने आपके लिए शॉर्ट, ठीक है, बट इफेक्टिव वे से ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो आप ध्यान से कीजिएगा। अब जैसे डाया ऑफ कोर अप टू सेंटर ऑफ हेलिक्स अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो यहाँ पे मेरा 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम जाएगा, क्योंकि हेलिकल रीइंफोर्समेंट को स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको कंप्लीट सिलेबस सिंगल वीडियो में करा रहा हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपकी स्क्रीन पर, इफ़ द मॉड्यूलर रेशियो इज m, स्ट्रेस रेशियो इन स्टील एंड कंक्रीट इज E, देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट K इज़ गिवन बाय। देखो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का क्वेश्चन है, आपको समझा देता हूँ, ये थोड़ा लेंथी ज़रूर है। देखो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में ये हमें पता होना चाहिए। ये पूछ रहा है कि अगर मॉड्यूलर रेशियो m है, स्ट्रेस रेशियो स्टील और कंक्रीट का ये E है एप्सिलॉन डाई, और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट K है, तो आप हमें बताइए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास बीम है, यहाँ पे मेन स्टील इसकी डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ D है, विड्थ P है, और ये हमारे पास सिग्मा CBC है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बाइंडिंग, और स्टील की टेंसाइल बाइंडिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाई m, और ये मॉड्यूलर रेशो। तो ये हमारे पास एक्सी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो स्टील इन सेक्शन इज सच दैट द बोथ मटेरियल अटेन इट्स परमिसिबल स्ट्रेसेस एट द रेट सेम टाइम। हम इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से, ठीक है, ये जो स्ट्रेस डायग्राम है सॉरी, इससे हम XC की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम सिमिलर ट्रायंगल्स लगाएं, XC अपॉन सिग्मा CBC इज इक्वल टू D माइनस XC अपॉन सिग्मा ST अपॉन M। यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ से XC की वैल्यू को हमने अलग कर दिया। ये हो जाएगा मॉड्यूलर रेशियो अपॉन मॉड्यूलर रेशियो प्लस सिग्मा ST अपॉन सिग्मा CBC इंटू D। तो XU इज इक्वल टू M अपॉन M प्लस R इंटू D। सिग्मा ST और सिग्मा CBC की वैल्यू को इसने
ई कहा था, सॉरी आर रख दीजिए, तो मैंने इसको आर रख दिया। तो अब m/m+r की वैल्यू को मैंने k मान लिया, तो xc की वैल्यू k × d हो जाएगा। तो इसने पूछा था जो न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट होता है वो क्या होता है। देखो क्रिटिकल जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होती है वो होती है k × d। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होती है, मॉड्यूलर रेशियो अपॉन मॉड्यूलर रेशियो प्लस r, और r क्या होता है हमारा सिग्मा ST अपॉन सिग्मा CBC, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट रीचेज अर्लियर देन परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील देन द बीम सेक्शन इज कॉल्ड। क्या कह रहा है, अगर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है और उसमें परमिसिबल स्ट्रेसेस कंक्रीट में पहले आती हैं स्टील के बजाय, तो सेक्शन कौन सा होगा। देखो पहले फेल कंक्रीट हो रहा है, यानी स्टील मजबूत है तो सरिया बहुत ज़्यादा है, उसको कहेंगे आवर रीइंफोर्स्ड बीम। वहीं अगर पहले स्टील में परमिसिबल स्ट्रेसेस आती है तो इसका मतलब हमारा कंक्रीट मजबूत है, तो सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है, और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन ज़्यादा डक्टाइल होता है। तो देखो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में एक तो जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस की लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा होती है, परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील से ज़्यादा होता है। दूसरा अंडर रीइंफोर्स्ड बीम में एक्सयू लिम की वैल्यू ज़्यादा होगी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, और जो मैक्सिमम स्टील होगा वो कम होगा जितना प्रोवाइड किया। और बैलेंस सेक्शन में एक्सयू लिम एक्सयू के बराबर और पीटी लिम पीटी के बराबर। यहाँ पे हम कहते हैं कि परमिसिबल स्ट्रेसेस स्टील और कंक्रीट में एक साथ आती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन फॉर बार्स इन कंप्रेशन द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेसेस शैल बी। क्या कह रहा है, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन में जो बार्स हमारे कंप्रेशन में होते हैं तो उनके लिए बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, 25% इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब क्या है, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास दी होती है ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से और कॉन्क्रीट के ग्रेड के हिसाब से। तो अगर हमारा स्टील टेंशन में है तो उस वक्त जितनी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उससे ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उस स्टील की जो हमारा कंप्रेशन में है। तो कंप्रेशन में जो स्टील है उसकी टेंशन से 25% बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज़ की जाती है, कोड ये कहता है। दूसरा, फॉर डिफॉर्म्ड बार्स कन्फॉर्मिंग टू IS 1786 बॉन्ड स्ट्रेस शैल बी इंक्रीज्ड बाय 60%। जो हमारे डिफॉर्म्ड बार्स होते हैं, मतलब जिनमें रिब्स होती है, तो उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेस होती है IS 1786 के मुताबिक 60% एक्स्ट्रा होती है प्लान बार से, और जो कंप्रेशन में बार्स होते हैं उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेस है वही 25% इंक्रीज़ कर दी जाती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कोड्स को लेके, माइल्ड स्टील यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर्स कन्फॉर्म्स टू। देखो माइल्ड स्टील का जो हम यूज़ करते हैं वो किस कोड की स्पेसिफिकेशन के तहत दिया गया है, मतलब होता है IS 432 स्पेसिफिकेशन देता है माइल्ड स्टील की और मीडियम टेंजाइल स्टील की कंक्रीट इन्फोर्समेंट में। IS 1786 अभी ऊपर पढ़ा है HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स को लेके, IS 2062 हॉट रोल्ड स्टील को लेके, IS 1560 हार्ड ड्रॉन स्टील वायर्स फैब्रिक फॉर कंक्रीट रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द बियरिंग स्ट्रेस एट बेंड्स फॉर लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन इज। देखो बेयरिंग स्ट्रेस पूछ रहा है लिमिट स्टेट मेथड में कितनी होती है अगर कंपेयर करें वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बैंड्स पे। तो देखो लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से बेयरिंग स्ट्रेस होती है 1.5 FCK अपॉन 1 + 25 A, और बेयरिंग स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से FCK अपॉन 1 + 25 A, मतलब सबको सेम है, सिर्फ 1.5 एक्स्ट्रा है। तो लिमिट स्टेट मेथड में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कितनी एक्स्ट्रा होती है, 1.5 टाइम्स बेयरिंग स्ट्रेस। याद रखिएगा बेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, FCK अपॉन 1 + 25 A वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, लिमिट स्टेट मेथड में इसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, the minimum quantity of content, that is cement, that is needed in 1 cubic meter of a reinforced concrete which is not directly exposed to weather। मतलब बोल रहा है कि 1 क्यूबिक मीटर में सीमेंट कितना लगेगा RCC में जो कंक्रीट हमारा डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होगा वेदर को, यानी वो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशंस में होगा, तो उसमें 300 किलो 1 क्यूबिक मीटर में सीमेंट चाहिए। मॉडरेट के लिए भी 300 किलो, और सीवर वेरी सीवर एक्सट्रीमली सीवर में 20-20 किलो बढ़ जाता है, 320, 340, 360। तो ये भी याद रखिएगा। एक्सपोजर कंडीशंस को लेते हुए कई क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे परमिसिबल विड्थ ऑफ क्रैक मिनिमम, ग्रेड मिनिमम, कवर, जो मैंने आपको पीछे बताया, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस इन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार स्टील्स स्टीरप्स यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी है HYSD स्टील में, ठीक है, याद रखिएगा 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए कैसे,
IS 456 2000 में एक टेबल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब टाइप ऑफ स्ट्रेस इन स्टील रीइंफोर्समेंट, देखो स्टील में या तो टेंशन या तो कंप्रेशन आएगी। जो टेंशन जोन में उसमें टेंशन आएगी, कंप्रेशन जोन में कंप्रेशन आएगी। कंप्रेशन ज़्यादातर कॉलम्स वाले में आएगी, ठीक है। और टेंशन वाले स्टील भी दो तरह के कंसिडर किए जाते हैं, एक जिनका डाया 20 mm तक हो या उससे नीचे, और 20 mm से ज़्यादा उनके लिए अलग। और स्टील दो तरह का होता है, माइल्ड स्टील और HYSD स्टील। माइल्ड स्टील में 250 Fe 250 Fe 415 500 HYSD में। तो अगर माइल्ड स्टील है तो 20 mm तक डाया है तो माइल्ड स्टील में उसमें जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है, अलोएबल टेंजाइल स्ट्रेस 140 न्यूटन पर mm², और 20 mm से ऊपर होते 130 न्यूटन पर mm²। HYSD में 230 न्यूटन पर mm²। इसने क्या कहा था, HYSD में अलोएबल टेंजाइल स्ट्रेस कितनी है। कंप्रेशन कॉलम में देखो अगर माइल्ड स्टील है तो 130 न्यूटन पर mm² और HYSD में 190 न्यूटन पर mm² होती है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरी। लिमिट स्टेट मेथड में जो स्पेसिंग है, मतलब स्पेसिंग कम क्यों रखी जाती है, ये लिमिटेड क्यों रखी जाती है कि इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये कंट्रोल करती है क्रैकिंग को, ठीक है। चाहे बीम हो, कॉलम हो, स्लैब में हो, जितने क्लोज हमारे रिइंफोर्समेंट होगी क्रैकिंग आने के चांस उतने कम होंगे। और ड्यूरेबिलिटी मेंबर की किस चीज़ से इंश्योर होती है, जो कवर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ग्रेड के हिसाब से हम कवर देते हैं और मेंबर के हिसाब से जो कवर देते हैं उससे ड्यूरेबिलिटी अचीव होती है। और डिफ्लेक्शन अचीव होती है स्पैन डेप्थ के रेशियो से, जो मैंने शुरू में आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज। मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कंक्रीट की होती है 0.7 रूट ऑफ FC और इसी को मॉडुलस ऑफ रैप्चर कहा जाता है। टेंजाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की नेग्लेक्ट की जाती है। डेड लोड इंक्लूड सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सुपर इम्पोज लोड परमानेंटली अटैच टू दी स्ट्रक्चर। मतलब डेड लोड में क्या होता है, स्ट्रक्चर का अपना वजन, और सुपर इम्पोज लोड में जो परमानेंटली अटैच लोड होंगे स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपकी स्क्रीन पर, with usual notations the depth of the neutral axis of a balance section is given by। देखो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पूछा है, जैसे हमने अभी पीछे किया था, एक्स यू या एन अपान सिग्मा CBC इज इक्वल टू D माइनस एन अपान सिग्मा T अपान M। तो यहाँ से ये नोटेशंस बनते हैं, डायग्राम दी हुई थी उसमें ये पूछा था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पीछे अगर समझ गए हो तो इसको आप कर सकते हो। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजेंटल शेयर स्ट्रेस एट द एलिमेंटल पार्ट ऑफ ए बीम सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्या कह रहा है कि जो इंटेंसिटी होती है हॉरिजेंटल शेयर स्ट्रेस की एलिमेंटल पार्ट ऑफ बीम सेक्शन में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। देखो आंसर बताने से पहले शेयर स्ट्रेस शेयर फोर्स की वजह से एलिमेंटल पार्ट में किसके बराबर होती है, शेयर फोर्स इंटू एलिमेंटल एरिया इंटू वाई बार, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से उस फाइबर का डिस्टेंस, आउटर मोस्ट फाइबर का, डिवाइडेड बाई IB, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू विड्थ ऑफ बीम। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबसे पहले शेयर फोर्स की तो है ही, दूसरा एरिया इंटू वाई बार, जिसको कहा जाता है मोमेंट ऑफ बीम सेक्शन अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, A singly reinforced beam of 25 by 70 cm effective size is provided with 18.75 cm square if modular ratio m is 15, then depth of B neutral axis is। क्या कह रहा है कि मॉडुलर साइज मतलब 25 सेंटीमीटर विड्थ है और 70 सेंटीमीटर इफेक्टिव डेप्थ है, एरिया ऑफ स्टील 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मॉडुलर रेशियो m जो है वो 15 है, तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ क्या होगी, ये हमारे पास x की वैल्यू पूछा है। तो क्रैक्ड सेक्शन के लिए, ठीक है, लिमिट स्टेट वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ये होता है bx²/2 इज इक्वल टू m/AST d माइनस एक्स। तो यहाँ पे x अननोन है तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 30 सेंटीमीटर आएगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वाज फर्स्ट डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय। देखो फ्रांसिस कोइग्नेट ने सबसे पहले RCC का इस्तेमाल किया था, डेवलप किया था, और इन्होंने आयरन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट तैयार किया था। तो सीमेंट की इन्वेंशन की थी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जोसेफ एसिड ने 1824 में, और RCC की थी फ्रांसिस कोइग्नेट ने। In the method used to establish the magnitude of live load 50 years of reference time period is taken। यानी कि किसी भी बिल्डिंग में जब लाइव लोड्स को हम कंसिडर करते हैं डिज़ाइन में, तो उस लाइव लोड में हम आने वाले 50 सालों का डेटा लेते हैं, नेक्स्ट 50 ईयर्स में लाइव लोड कितना मैक्सिमम हो सकता है उसके आधार पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपकी स्क्रीन पर, आई होप कि गाइज आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा हो।
क्वेश्चन नंबर 29, इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर फॉर द रीइंफोर्सिंग बार टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट। बोलते हैं आरसीसी की फुटिंग में जो मिनिमम वैल्यू होती है कवर की, ठीक है, जो स्टील को कवर दिया जाता है ताकि ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट अचीव हो, वो कितना होता है 50 mm 50। याद रखिएगा बीम्स में नॉमिनल कवर स्टील को 25 mm दिया जाता है, नॉमिनल कवर कॉलम्स में मिनिमम नॉमिनल कवर कॉलम्स में 40 mm और मिनिमम नॉमिनल कवर स्लैब्स में 15 mm। और अगर हमारी मिनिमम डायमेंशनिंग कॉलम की 200 mm है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर मिनिमम डायमेंशन कॉलम की 200 mm है और उसमें जितना भी स्टील लगा है वो 12 mm तक मैक्सिमम है, तो उस वक्त 25 mm का हम कवर देते हैं। अगर 12 mm से मोटा सरिया है और 200 mm से बड़ी डायमेंशन है तो 40 mm का कवर दिया जाता है। तो मिनिमम डाई ऑफ बार यूज्ड इन कॉलम, तो डाई ऑफ बार मिनिमम कौन सा यूज़ कर सकते हैं 12 mm का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट इज ड्यू टू। स्टील और कॉन्क्रीट में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उसकी वजह क्या होती है, एक तो एडिशन सीमेंट कॉन्क्रीट और स्टील की, दूसरा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और मैकेनिकल रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारी रिब्स होती हैं स्टील में उससे जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द टेंशन बार्स इन द कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एंकर्ड इन द सपोर्ट अप टू। जो कैंटिलीवर बीम है उसमें टेंशन बार जो है वो ऊपर होता है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और नीचे हमारे कंप्रेशन बार्स होते हैं। तो ये टेंशन बार सपोर्ट से अंदर कितना होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, इसको एंकरेज लेंथ भी कहते हैं। और ये डेवलपमेंट लेंथ किसके बराबर होता है, लिमिट स्टेट मेथड के मुताबिक 0.87 FY 5/4 टाउ BD। FY आ गया ग्रेड स्टील का, फाई आ गया डाई ऑफ बार, टाउ BD आ गया डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, रेडियस ऑफ ए बार बेंड टू फॉर्म ए हुक शुड नॉट लेस देन 2.5 फॉर माइल्ड स्टील, 4.5 फॉर HYSD स्टील। यानी ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में, यानी ये जो रेडियस बनता है, ये वाला रेडियस जो बनता है, तो ये मिनिमम कितना होना चाहिए हुक में, अगर माइल्ड स्टील है तो 2.5, अगर HYSD है तो 4.5। The length of a straight portion of a bar beyond the end of the hook should be at least। length straight portion बार की, ठीक है, हुक ख़त्म होने के बाद कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखो यहाँ से हुक शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो ये एक्स्ट्रा लेंथ जो स्ट्रेट लेंथ है वो मिनिमम हर एक हुक में कितनी रहनी चाहिए, इट इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स डाई ऑफ बार, ये याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिए हमारे जो बैंड है वो 4 तरह के होते हैं, 45 डिग्री बैंड होता है, 90 डिग्री बैंड होता है, 135 डिग्री और 180 डिग्री। और एंकरेज वैल्यू 90 डिग्री बैंड 45 डिग्री बैंड की 4.5, ठीक है, 90 डिग्री बैंड की 8 टाइम्स डाई ऑफ बार, 135 डिग्री की 12.5 और 16 डिग्री बैंड की 180 डिग्री बैंड की 16.5, और इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हुक भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, डायगोनल टेंशन इन ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज। डायगोनल टेंशन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम में कहाँ पे होती है, देखो ये मैक्सिमम होती है न्यूट्रल एक्सिस पे, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे जो डायगोनल टेंशन है वो मैक्सिमम होती है। डायगोनल टेंशन ऑकर्स ड्यू टू डायगोनल टेंशन विच ऑकर्स अंडर लार्ज शेयर फोर्स एंड लेस बेंडिंग मोमेंट। और बीम के किस स्पैन पे डायगोनल टेंशन होती है, जहाँ पे शेयर फोर्स बहुत ज़्यादा हो और बेंडिंग मोमेंट बहुत कम हो। तो इसको रोकने के लिए जैसे बैंटा बार्स, इंक्लाइंड या वर्टिकल स्टेप्स का हम यूज़ करते हैं बीम में। टॉर्शन रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन, ठीक है, टॉर्शन रेजिस्टिंग कैपेसिटी किसी भी आरसीसी सेक्शन की इंक्रीज़ होती है अगर स्टीरप्स और लॉन्गिट्यूडनल स्टील इंक्रीज़ करें, मतलब स्टील और स्टीरप्स इंक्रीज़ करें तो ये इंक्रीज़ होती है। बॉटम बार्स अंडर द कॉलम आर एक्सटेंडेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द फुटिंग स्लैब टू ए डिस्टेंस ग्रेटर देन। देखो क्या कह रहा है कि जहाँ पे कॉलम फुटिंग पे रेस्ट करता है तो फुटिंग के बाद कॉलम से बाहर जो फुटिंग में वो जाता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, तो ये कम नहीं होना चाहिए 42 टाइम्स डाई ऑफ बार आउटर एज ऑफ कॉलम से, मतलब कॉलम जहाँ पे ख़त्म हुआ उसके बाद फुटिंग में कितना जाना चाहिए 42 इंटू डाई ऑफ बार। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आपकी स्क्रीन पर, इफ़ द एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस इज 6 kg/cm² फॉर M15 ग्रेड कॉन्क्रीट, द लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट ऑफ ए बार माइल्ड स्टील ऑफ डाई D अकॉर्डिंग टू IS 456 स्पेसिफिकेशंस। अगर एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस दी हुई है 6 kg/cm², ग्रेड कॉन्क्रीट का M15 है, लेंथ एम्बेडमेंट की बार की क्या होगी D डाया के लिए। तो डेवलपमेंट लेंथ देखो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पूछा है, कैसे पता चला, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस दी हुई थी, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ दी होती, ठीक है, टाउ BD, तो ये होता है लिमिट स्टेट मेथड से।
तो 6 kg/cm²। तो डेवलपमेंट लेंथ वर्किंग स्ट्रेस मेथड से होता है सिग्मा एस 5/4 टाउ बी डी। सिग्मा एस क्या होगा, देखो माइल्ड स्टील है तो इसके लिए जो टेंशन अलोबल टेंशन थी, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस 140 Nm/mm² डिवाइडेड बाय 4 इंटू टाउ बी डी 6 kg है, तो न्यूटन में करेंगे तो 0.6 Nm/mm², 58 इंटू डी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए टी बीम एग्जिस्ट। जो टी बीम होते हैं हमारे, ठीक है, टी बीम होते हैं, उनमें न्यूट्रल एक्सिस कहाँ कहाँ पे हो सकती है। देखो एक तो इस स्लैब के अंदर जिसको कहते हैं फ्लैंज, फ्लैंज के अंदर, या तो बॉटम ऑफ द स्लैब या बॉटम ऑफ द फ्लैंज पे, और एक नीचे वेब में, यानी विद इन द फ्लैंज भी हो सकती है, एट द बॉटम ऑफ द स्लैब भी हो सकती है, बिलो द स्लैब भी हो सकती है। और कॉन्क्रीट स्लैब में श्रिंकेज की वजह से क्या होता है, टेंशन क्रैक्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इन केस ऑफ टू वे स्लैब्स द डेप्थ ऑफ द स्लैब इज बेस्ड ऑन। टू वे स्लैब में जो डेप्थ स्लैब किया है वो किस डायमेंशन, मतलब किस स्पैन के आधार पर निकाली जाती है। देखो अगर वन वे स्लैब है तो शॉर्टेस्ट स्पैन के आधार पर निकाली जाती है, और टू वे स्लैब में भी शॉर्टेस्ट स्पैन के आधार पर डेप्थ स्लैब की निकाली जाती है, याद रखिएगा। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शेयर इन एन आइसोलेटेड सेपरेट फुटिंग इज एट दी। अगर आइसोलेटेड सेपरेट फुटिंग है, मतलब सिंगल कॉलम को सपोर्ट करने वाली फुटिंग है, तो टू वे शेयर को लेके क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होगा, मतलब वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, ये होती है @ d/2 फ्रॉम द कॉलम फेस। और डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग मतलब कॉलम के फेस से अगर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग पे जाओगे तो वो क्रिटिकल सेक्शन माना जाता है वन वे शेयर के लिए। और टू वे शेयर के लिए क्या है, d/2, इसके हाफ पे क्रिटिकल सेक्शन टू वे शेयर के लिए, याद रखिएगा। यहाँ पे यही चीज़ मैंने लिखा है कि वन वे शेयर के लिए क्रिटिकल सेक्शन जो होता है एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम या वॉल होता है, और टू वे शेयर के लिए क्रिटिकल सेक्शन d/2 डिस्टेंस पे होता है फेस ऑफ कॉलम से। और इसके अलावा जो मैक्सिमम बेंडिंग होती है वो कॉलम के फेस पे ही होती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, फॉर ए कॉन्टिन्यूस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम्स द रेशियो ऑफ एंड स्पैन लेंथ एंड इंटरमीडिएट स्पैन लेंथ। देखो मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं, ठीक है, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिखे क्या होगा, तो इन आंसर्स को आप समझिए। और इनमें क्योंकि मैंने जितने भी फर्दर इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्व कराएं। कॉन्टिन्यूस फ्लोर स्लैब है जो बीम्स के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। हमारे कुछ स्लैब्स होते हैं जो डायरेक्ट कॉलम्स के ऊपर रेस्ट करते हैं, तो जो बीम्स के ऊपर रेस्ट करते हैं उनको कहते हैं फ्लोर स्लैब, और जो हमारे कॉलम्स के ऊपर रेस्ट करते हैं उनको कहते हैं फ्लैट स्लैब। तो इसके लिए बोल रहा है रेशियो एंड स्पैन लेंथ का और इंटरमीडिएट स्पैन लेंथ का क्या होगा। देखो कॉन्टिन्यूस स्लैब अगर होता है तो उसमें स्पैन इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो 26 होता है, ठीक है, यानी जो, और इंटरमीडिएट स्पैन में स्पैन डेप्थ का रेशियो भी 26 होता है, यानी इंटरमीडिएट स्पैन 26 इंटू इफेक्टिव डेप्थ होगा। और अगर एक एंड सिंपली सपोर्टेड है दूसरा कॉन्टिन्यूस है तो स्पैन बाई इफेक्टिव डेप्थ 23 होता है, और ये कब होता है जब हमारा एंड स्पैन हो 23D। तो ये पूछ रहा था हमारा एंड स्पैन और इंटरमीडिएट स्पैन का रेशियो क्या होगा, 23D/26D 0.89 यानी 0.9 अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, व्हेन ए स्लेंडरनेस रेशियो इन ए कॉलम लाइज बिटवीन 32 to 120 इट इज़ नॉन एज। देखो स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर कॉलम 3 तरह के होते हैं। अगर स्लेंडरनेस रेशियो 32 से कम हो तो शॉर्ट या स्टॉकी कॉलम, स्लेंडरनेस रेशियो 32 से 120 हो तो मीडियम या इंटरमीडिएट कॉलम, और स्लेंडरनेस रेशियो 120 से ज़्यादा हो तो लॉन्ग और स्लेंडर कॉलम। और वहीं मैंने आपको बोला था इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लीडर डायमेंशन अगर 12 या 12 से कम हो तो शॉर्ट और 12 से ज़्यादा हो तो लॉन्ग। और यहाँ पे कह रहा है स्लेंडरनेस रेशियो 32 से कम शॉर्ट, 32 से 120 मीडियम, 120 से ऊपर लॉन्ग। देखो जो इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस गायरेशन है वो हमारा मैसनरी आरसीसी के कॉलम में चलता है, बट स्टील के कॉलम में चलता है स्लेंडरनेस रेशियो विच इज़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, नॉट लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो देयर इज a मेजर डिफरेंस बिटवीन स्लेंडरनेस रेशियो एंड इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो ये स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादातर स्टील कॉलम्स में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, फॉर वॉल्स कॉलम्स एंड वर्टिकल फेस ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल मेंबर्स द फॉर्म वर्क इज जनरली रिमूव्ड आफ्टर। क्या कह रहा है, वॉल्स या कॉलम्स है या जो भी वर्टिकल फेस होता है किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का, उसमें से हम फॉर्म वर्क को
कितने दिनों बाद निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे टाइप ऑफ फॉर्मवर्क को निकालने का वक्त, साइड ऑफ वॉल कॉलम फेस एनी वर्टिकल, मतलब ये जो इसने पूछा था कि वॉल हो, कॉलम या कोई भी वर्टिकल फेस हो, तो 24 से 48 घंटे बाद हम उन साइड से शटरिंग को निकाल सकते हैं, मतलब 1 से 2 दिन के बाद। स्लैब्स, जैसे जो हमारा आरसीसी का स्लैब होता है और जिसमें जो छज्जा प्रोजेक्शन टाइप्स होती है, मतलब स्लैब की कैंटिलीवर प्रोजेक्शन वॉल से बाहर होती है, तो उनके नीचे से हम 3 दिन के बाद निकाल सकते हैं। और बीम सॉफिट प्रॉप्ड लेफ्ट अंडर 7 डेज़ के बाद। उसके बाद रिमूवल ऑफ प्रॉप ऑफ स्लैब, मतलब स्लैब को हम कब शटरिंग निकाल सकते हैं, अगर 4.5 मीटर तक कोई डायमेंशन है स्लैब की, मतलब उससे कम है तो 7 दिन बाद निकाला जा सकता है, और अगर कोई डायमेंशन 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 दिनों के बाद। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स फॉर बीम्स एंड आर्चेज, बीम और आर्चेज अगर 6 मीटर तक हों तो 7 दिन के बाद उनके नीचे वाला और साइडों वाली शटरिंग निकाली जा सकती है। अगर 6 मीटर से लंबे हैं तो 14 दिनों के बाद। ए कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड्स 3 टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट लेटर डायमेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर कॉलम। क्या रहा है, कॉलम कंप्रेशन मेंबर होता है जिसका लीस्ट लेटर डायमेंशन उसके इफेक्टिव लेंथ से 3 टाइम्स से ज़्यादा होती है, वो कॉलम कहलाता है। उससे कम हो तो वो पेडिस्टल कहलाता है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ पीछे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम इज कंसिडर्ड एज डीप बीम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन। क्या कह रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम को डीप बीम कब कहेंगे, अगर रेशियो इफेक्टिव स्पैन और उसकी ओवरऑल डेप्थ का किससे कम हो। तो अगर रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम 2 से कम हो सिंपली सपोर्टेड में, तो उसको डीप बीम कहते हैं। और कॉन्टिन्यूस बीम में अगर इफेक्टिव स्पैन अपॉन ओवरऑल डी का जो रेशियो है 2.5 से कम आता है तो वो डीप बीम कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आपकी स्क्रीन पर। For two-way action, that is punching shear, the calculated shear stress tau v should satisfy the following relation. Tau v should be less than or equal to k as tau c, where tau c according to working stress method is expressed as। क्या कह रहा है कि टू वे शेयर में या पंचिंग शेयर में शेयर स्ट्रेस और हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है ये, और उसमें टाउ सी क्या होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से। देखो लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से टाउ सी फुटिंग्स में होता है 0.25 रूट ऑफ एफ सी के, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से टाउ सी होता है 0.16 रूट ऑफ एफ सी के। टाउ सी होता है क्या है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे 0.16 रूट ऑफ एफ सी के। फुटिंग्स की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, बीम्स कॉलम स्लैब में नहीं, सिर्फ फुटिंग में। इफ रीइंफोर्समेंट एंड प्लान कंक्रीट फुटिंग रेस्टिंग ऑन सॉइल्स the thickness of edge shall not be less than 15 cm nor less than 300 mm of both the top of piles for footing and piles। इम्पॉर्टेंट है कि अगर कंक्रीट की फुटिंग है, चाहे वो प्लान सीमेंट कंक्रीट की है, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट की है, वो कभी भी 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर से कम पतली नहीं होनी चाहिए। और अगर नीचे पाइल्स डलती हैं, उनके ऊपर पाइल कैप डलती है, तो वो पाइल कैप की थिकनेस कभी भी 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, फॉर ए कॉन्टिन्यूस स्लैब ऑफ 3 बाई 3.5 मीटर साइज द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। क्या कह रहा है कि अगर कॉन्टिन्यूस स्लैब है, ठीक है, मतलब ये टू वे स्लैब की टाइप है, कॉन्टिन्यूस स्लैब जिसकी डायमेंशन 3 मीटर बाई 3.5 मीटर है, तो इसमें मिनिमम ओवरऑल डेप्थ स्लैब की क्या होनी चाहिए ताकि वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट हमारा सेटिस्फाई हो। तो टू वे स्लैब में शॉर्टेस्ट स्पैन अगर 3.5 मीटर से कम हो, मतलब शॉर्टेस्ट स्पैन 3 मीटर है, 3.5 से कम है, जिसमें रीइंफोर्समेंट में माइल स्टील लगा है, तो स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ जो रेशियो है वो जनरली एज्यूम किया जाता है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स हमारी ना हो, लोडिंग क्लास 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक। सिंपली सपोर्टेड स्लैब में ये कॉन्टिन्यूस स्लैब है, तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब में ये क्या होता है, स्पैन अपॉन ओवरऑल डेप्थ 35 और कॉन्टिन्यूस में स्पैन अपॉन ओवरऑल डेप्थ 40। बट इसने क्या कहा है, इसने कहा था कॉन्टिन्यूस स्लैब है जिसकी डायमेंशन शॉर्टर 3 मीटर है, तो ओवरऑल डेप्थ उसकी क्या होनी चाहिए, स्पैन बाय ओवरऑल डेप्थ का रेशियो क्या होना चाहिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट में। इसने हमें ये स्पेसिफाइड नहीं किया कि इस रीइंफोर्समेंट माइल्ड स्टील है या HOST है। अगर माइल्ड स्टील हो तो कॉन्टिन्यूस स्लैब और कॉन्टिन्यूस स्लैब में स्पैन अपॉन जो डेप्थ है ओवरऑल डेप्थ 40 होता है, सिंपली सपोर्टेड में 35 हो, और स्पैन उसका शॉर्टेस्ट स्पैन 3.5 मीटर से कम होना चाहिए। और वहीं अगर हमारा HOSD हो,
हाई yield strength deformed bars, स्पैन अपॉन ओवरऑल डेप्थ का रेशियो 32 होता है कॉन्टिन्यूस स्लैब के लिए, और सिंपली स्पोर्टेड स्लैब के लिए 28 होता है। यानी कि सिंपली माइल्ड स्टील में जितनी इसकी वैल्यूज़ होती है इसको 0.8 से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ए आरसीसी कॉलम इज रिगार्डेड एज लॉन्ग कॉलम if the ratio of its unsupported length between and restraints to least rated dimension is more than। क्या कह रहा है कि आरसीसी कॉलम को लॉन्ग कॉलम कब कहेंगे, जब उसकी अनसपोर्टेड लेंथ और लीस्ट रेटेड डायमेंशन का रेशो किस से ज़्यादा हो। देखो गाइज, अभी तक हमने पढ़ा कि इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस लीस्ट लिटरल डायमेंशन, बट अभी अनसपोर्टेड लेंथ कह रहा है। तो आपको बता दूं कि अनसपोर्टेड लेंथ उसकी एक बॉटम स्पोर्ट से टॉप स्पोर्ट तक, मतलब एंड टू एंड जो लेंथ होती है, हाइट होती है कॉलम की, उसको कहते हैं अनसपोर्टेड लेंथ। और उस लेंथ में से जो लेंथ बकलिंग में पार्ट ले उसको कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। ये डिपेंड करती है एंड कंडीशंस पे, वो फिक्स्ड है, हिंज्ड है, रोल्ड है। तो वही कह रहा है, अगर अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन लीस्ट रेटेड डायमेंशन का रेशियो किससे ज़्यादा हो तो लॉन्ग कॉलम, अगर 60 से ज़्यादा हो तो वो लॉन्ग कॉलम होता है। और IS 456/2000 रेकमेंड करता है कि ये 60 टाइम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर 60 से ज़्यादा हो तो उसे अवॉइड करना चाहिए। इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेटेड, और वहीं पे इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट रेटेड डायमेंशन 12 से ऊपर हो तो लॉन्ग कॉलम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आपकी स्क्रीन पर, इफ़ द साइज ऑफ पैनल इन ए फ्लैट स्लैब इज 6 मीटर बाई 6 मीटर, देन एज पर IS कोड द विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप एंड मिडल स्ट्रिप आर। देखो आया ना फ्लैट स्लैब, और पीछे हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूस फ्लोर स्लैब। तो फ्लोर स्लैब कौन सा होता है, जो कॉलम्स बने, कॉलम्स के बाद बीम्स बने, उन पे रेस्ट करेगा। जो डायरेक्ट हमारा कॉलम्स पे रेस्ट करेगा उसे फ्लैट स्लैब कहते हैं। अगर उसका एक पैनल 6 बाई 6 मीटर है, मतलब ये 6 मीटर है, दूसरी तरफ भी 6 मीटर होगा, तो उस वक्त IS कोड के मुताबिक कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप कितनी होगी, मतलब यहाँ से कॉलम है यहाँ तक, और इसके सेंटर से इसके सेंटर तक 6 मीटर की दूरी है। तो जितनी भी दूरी है उसका 25% ये वाला कॉलम लेगा, 25% ये वाला कॉलम, 50% स्लैब। 0.25 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर, 0.5 इंटू 6 करेंगे तो 3 मीटर, 0.25 इंटू 6 करेंगे तो 1.5 मीटर। 1.5 और 1.5 3 मीटर जो हमारी होंगी कॉलम स्ट्रिप्स होंगी, और 3 मीटर की मिडल स्ट्रिप होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट इज द प्रोडक्ट ऑफ। जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होता है ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट के श्रिंक करने पे जो प्री स्ट्रेस लॉस होता है वो किसके बराबर होता है। तो लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू श्रिंकेज स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो याद रखिएगा 2 × 10⁻⁻4 log 10 × T+2 ये पोस्ट टेंशनिंग के लिए होता है, और वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट फॉर श्रिंकेज क्या होता है 3 × 10⁻⁻4 प्री टेंशनिंग के लिए, बाकी नीचे से हम पोस्ट टेंशनिंग के लिए 2 × 10⁻⁴। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द रिडक्शन कोफिशिएंट ऑफ रीइंफोर्स कॉन्क्रीट कॉलम विद एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ 4.8 मीटर एंड साइज 250 बाई 300 mm। तो रिडक्शन कोफिशिएंट RCC कॉलम का क्या होता है, रिडक्शन कोफिशिएंट CR इट इज इक्वल टू 1.25 माइनस इफेक्टिव लेंथ अपॉन 48 इंटू B। 1.25 माइनस इफेक्टिव लेंथ 4.8 मीटर है, 4800 mm डिवाइडेड बाई 48 इंटू शॉर्टेड डायमेंशन क्या है, लीस्ट रेटेड डायमेंशन 250, तो 0.85 रिडक्शन कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, द साइड फेस रीइंफोर्समेंट इफ प्रोवाइडेड इन ए टी बीम विल बी। जो हमारे टी बीम्स होते हैं उनमें साइड फेस रीइंफोर्समेंट डलती है, ठीक है। तो वो कब डलती है, अगर डाले जाए तो कितनी डलती है, 0.1% ऑफ दी वेब एरिया, याद रखिएगा। साइड फेस रीइंफोर्समेंट बीम्स में तभी डाली जाती है अगर डेप्थ बीम की 750 mm से ज़्यादा हो, बट केस क्या है कि बीम में टॉर्शन डेवलप नहीं हो रही। अगर बीम सब्जेक्टेड टू टॉर्शन है तो तब 450 mm से ज़्यादा डेप्थ हो तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट ज़रूरी है, और कितनी डाली जाती है, वेब एरिया के 0.1%। ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपकी स्क्रीन पर, रीइंफोर्स कॉन्क्रीट बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर हैज़ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 150 बाई 500 mm इफ चेक फॉर ल्यूट्रल स्टेबिलिटी एंड बीम विल बी। देखो कैंटिलीवर बीम है, ब्रैकेट में कहा कि RCC का कैंटिलीवर बीम है 4 मीटर का, क्रॉस डायमेंशन 150 बाई 500 mm है। अगर ल्यूट्रल स्टेबिलिटी के लिए चेक करेंगे तो क्या वो सेफ है या नहीं। अब IS 456/2000 क्या कहता है ल्यूट्रल स्टेबिलिटी को लेके, अगर कैंटिलीवर बीम की ल्यूट्रल स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो क्लियर डिस्टेंस हमारा कभी भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 25 इंटू B और 100 B² अपॉन D, मतलब ठीक है।
ये ज़्यादा होना चाहिए कि ये वाली वैल्यू हमारी कम नहीं आनी चाहिए। तो क्लियर डिस्टेंस 4 मीटर 4000 mm, तो 25 इंटू 150 करोगे 3750, 100 इंटू 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 500 4500, तो 4500 हमारा ज़्यादा है, तो फेल्स इन लेटरल स्टेबिलिटी। मतलब अगर ये चेक सेफ होता है, ये वैल्यू बड़ी आती है, दोनों छोटी आती, तो ये ओके था। और डिफ्लेक्शन कंट्रोल इसने पूछा नहीं है। डिफ्लेक्शन कंट्रोल में मैंने आपको बताया था स्पैन अपॉन डेप्थ का रेशियो 7 से कम होना चाहिए, तो स्पैन बाय डेप्थ का रेशियो 8 आया, तो यानी यहाँ पे डिफ्लेक्शन कंट्रोल में भी फेल है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आपकी स्क्रीन पर। इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्टैम्प डिज़ाइन शेयर फोर्स इज। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में स्टैम्प डिज़ाइन शेयर फोर्स कितनी होती है? रिटेनिंग वॉल जिसकी हाइट 6 मीटर तक हो उसको कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कहते हैं, याद रखिएगा। ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है जिसकी हाइट h है। बेस पे प्रेशर क्या होगा हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटू गामा इंटू एच। गामा आ गया यूनिट वेट ऑफ अर्थ, एच आ गया हाइट, और ये कहाँ पे लगेगा? @h/3 फ्रॉम बेस। तो डिज़ाइन शेयर फोर्स क्या हो जाएगी? इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 KA गामा h इंटू एच का स्क्वायर, h इंटू एच मतलब h का स्क्वायर। तो स्टैम्प डिज़ाइन मूवमेंट क्या हो जाएगी? लोड इंटू ये डिस्टेंस p इंटू h/3। तो यहाँ पे p की वैल्यू डालोगे KA गामा h स्क्वायर इंटू h/3 टू द 6। काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल वो वॉल होती है जिसकी हाइट 6 से 9 मीटर तक हो। अगर हाइट 9 से 12 मीटर हो तो वो होती है बटरस रिटेनिंग वॉल। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड्स 45 मीटर। मतलब एक्सपेंशन जॉइंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में कब दिए जाते हैं? जब लेंथ स्ट्रक्चर की 45 मीटर से ज़्यादा हो। और मिनिमम थिकनेस लोड बेयरिंग वॉल की अगर RCC की बनी है तो 100 mm या 10 सेंटीमीटर होती है। मिनिमम हेड रूम ओवर ए स्टेयर मस्ट बी, मतलब सीढ़ी से ऊपर छत तक की जो सीलिंग तक की दूरी है वो मिनिमम हमेशा 2 मीटर होनी ही चाहिए। इन काउंटरफोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल, क्वेश्चन नंबर 53, काउंटरफोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल बोथ हील स्लैब एंड वर्टिकल स्लैब वॉल आर डिजाइंड एज कॉन्टिन्यूस स्लैब। याद रखिएगा काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल में हील स्लैब और वर्टिकल स्लैब जो है वो कॉन्टिन्यूस स्लैब की तरह डिज़ाइन किए जाते हैं। इफ़ द स्टोरी हाइट इज इक्वल टू RCC वॉल द परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इज 10%। अगर स्टोरी की हाइट RCC वॉल के बराबर है, मतलब जितनी स्टोरी की हाइट है उतनी RCC की वॉल है, तो उस मतलब बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो 10% इंक्रीज होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड वे बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स आर स्मॉल। कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहाँ पे देते हैं? जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स कम हो, जहाँ पे मेंबर किसी दूसरे मेंबर से सपोर्टेड हो, और जहाँ पे अगर स्ट्रेट हो तो 18 मीटर के बाद ये जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आपकी स्क्रीन पर। द थिकनेस ऑफ स्लैब्स एंड बीम्स मस्ट बी मेजर टू द नियरेस्ट। स्लैब्स और बीम्स की जो थिकनेस है वो कितने तक मेजर की जाती है? 0.01 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर और 10 mm। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आपकी स्क्रीन पर। टाइप ऑफ टू वे स्लैब और मेथड ऑफ एनालिसिस। देखो टू वे स्लैब्स सिंपली सपोर्टेड स्लैब जो 4 एजेस पे रेस्ट करते हैं तो उनको रैंकाइन ग्रॉसहॉफ थ्योरी से एनालाइज किया जाता है, जिनमें कॉर्नर्स भी हेल्ड डाउन नहीं होते। और सिंपली सपोर्टेड स्लैब जो 4 एज पे रेस्ट कर रहे हैं बट कॉर्नर्स हेल्ड डाउन है, मतलब वो कॉलम के स्टील के साथ बंधे हैं, तो पिगआउट्स मेथड है, मारूस मेथड है, IS कोड मेथड है। फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड, तो मैंने आपको बताया था कि फ्लैट स्लैब में डायरेक्टली हमारा स्लैब कॉलम्स पे रेस्ट करता है मोनोलिटिकली विदाउट प्रोविजन ऑफ बीम्स। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। थिकन पार्ट ऑफ ए फ्लैट स्लैब ओवर ईच सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकली नोन एज। जो थिकन पार्ट होता है फ्लैट स्लैब का, देखो ये कॉलम है, कॉलम को थोड़ा बहुत थिक किया जाता है स्लैब में, स्लैब इसके ऊपर डालने से पहले। तो ये जो थिकन पार्ट होता है, ठीक है, जो ये थिकन पार्ट होता है हमारे किसका? फ्लैट स्लैब का, उसको क्या कहते हैं? ये जो थिकन पार्ट होता है इसको कहते हैं ड्रॉप पैनल, याद रखिएगा। वेट ऑफ फाउंडेशन एज्यूम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वेट फाउंडेशन का जनरली फुटिंग के 10% लिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सिंपली सपोर्टेड स्लैब में अल्टरनेट बार्स को कर्टेल्ड किया जाता है स्पैन बाय 7 डिस्टेंस पे, यानी L/7 पे।